हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक है। हम केमिस्ट्री की ऑनलाइन केसेस का डेली कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम जिस प्रकार हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम पर एक टॉपिक अपलोड किया था, तो उस टॉपिक की कंप्लीट स्टडी करने के बाद हमने क्या क्या रिज़ल्ट वहाँ से निकाला, आज हम उसकी डिस्कस करेंगे। सो गाइज, वी स्टार्ट द रिजल्ट ऑफ कैथोड रेज। वहाँ पर आपने देखा कि जितनी भी कैथोड रे थी वो कैथोड वाले इलेक्ट्रॉन से निकल करके एनोड की तरफ जा रही थी। इस प्रकार से अगर वो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से निकल रही थी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए वो जितनी भी रे हैं वो अपने ऊपर क्या लेकर जाएगी, नेगेटिव चार्ज। फिर आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसी भी मेटल का हो सकता है, तो कैथोड रे किसी भी मटेरियल पार्टिकल से प्रोड्यूस हो सकती है। थर्ड, जब यहाँ से हमारी रेज निकल रही थी और वे एनोड पे जा कर के एनोड से पास होकर के किसी मेटल लेयर के ऊपर या फ्लोरोसेंट लेयर के ऊपर स्ट्राइक कर रही थी, तो वो उस फॉइल्स को, उस मेटल्स के फॉइल्स को हीट कर रही थी। और हमें पता चला कि हीट करने के बाद यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हुई इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने ये भी पाया कि कैथोड रे पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो करती है। इट मीन्स वो आसानी से किसी भी मेटल की फॉइल में से पास हो सकती है। अब कुछ साइंटिस्ट ने सोचा, अगर ये सरफेस हीट हो रही है, अगर हमने इसको हीटिंग होने से बचाना तो क्या करें। तो उसने क्या किया, यहाँ पर जो हमने होल क्रिएट किया था उसकी थिकनेस को बढ़ा दिया, और जैसे उसने थिकनेस को बढ़ाया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रे पास हो गई और अलग अलग साइड टकराने लगी। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लो प्रोड्यूस हुआ, बट एक पर्टिकुलर सरफेस हीट नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, दैट इज फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जब हमारी कैथोड रे किसी मेटल सरफेस के ऊपर या फॉयल से टकराई तो वो हीट हो गई, जिसलिए हमने इसको नाम दे दिया हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती। और फिफ्थ पॉइंट, हमने देखा कि उस रेज के बीच में यदि कोई हमने हैवी मेटल रख दी, फॉर एग्जांपल टंगस्टन, मोलिब्डेनम, तो उनसे टकराने के बाद उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है और वो किस प्रकार की रे प्रोड्यूस करना लग जाती है भाई, एक्स रे। जब कैथोड रे के रास्ते के बीच यदि हम कोई हैवी मेटल, फॉर एग्जांपल टंगस्टन या मोलिब्डेनम रख रहे थे, तो उस रेज की वेवलेंथ चेंज हो जाती थी और वो एक्स रे प्रोड्यूस कन्वर्ट करने लग जाती थी। अब हमें यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करना, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि जो हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब लिया था इस प्रकार से, और उसके अंदर हमने इसके ऊपर एक वैक्यूम पंप लगाया था और इसके अंदर हमने लो प्रेशर की गैस को डाला था। अब उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उस गैस को चेंज कर दिया, कोई दूसरी गैस डाल दी,
और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड थे कैथोड और एनोड उनको भी चेंज कर दिया। अब साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट करना चाहा, वो ये स्टडी करना चाहता यदि हम इलेक्ट्रोड की नेचर को और गैस को चेंज कर दें तो क्या हमारा जो चार्ज और मास का जो रेशियो है वो भी चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा। अगर हमारा सेम रहा तो इट मीन्स हमने इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर लिया। अगर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इट मीन्स हमने उसको प्रोड्यूस नहीं किया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड और डिफरेंट गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखा, और इस बार भी उसने पाया कि चार्ज और मास का रेशियो वही आ रहा है जो लास्ट टाइम हमने गैस और इलेक्ट्रोड लिए। तो इसका मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और टाइप्स ऑफ गैसेज का कैथोड रे प्रोडक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड मीडियम ऑफ गैस नॉट अफेक्टेड द कैथोड रेज। तो सो वी गेट चार्ज डिवाइड बाय मास। चार्ज on electron 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb divided by its mass 9.11 into 10 raised to power minus 28 gram. After calculation we find the value 1.66 into 10 raised to power 8 coulombs per gram। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 28 ग्राम, वो हाइड्रोजन एटम के मास का 1/1837 टाइम्स था। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो 1837 टाइम्स था किसका, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी वन नेगेटिव चार्ज, और उसका जो मास है वो 1/1837 टाइम है किसका, हाइड्रोजन। तो जब हमने इस कंप्लीट टॉपिक को पढ़ दिया है तो हम इसकी गोल्डन जो पॉइंट्स हैं जो हमने स्टडी के अंदर पढ़ा है वो हम अब अलग से टेबल ड्रा कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर एक चेक किया था कि कैथोड रे का नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ गैस का कोई इफेक्ट नहीं। और आप 9th क्लास में पढ़ चुके कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी किसने की थी, जैसे ये पॉइंट अभी अभी नोट किया था बेटा कि चार्ज होता वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम्स का होता है, और उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 ग्राम होता है, और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो 1837 टाइम होता है किसका, हाइड्रोजन एटम के मास का। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक नाउ वी डिस्कस a small topic that is isotopes. Isotopes topic already you study in class 9. क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहे। एक ऐसा एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहे बट उसी एलिमेंट का मास क्या हो जाए, डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। दोज एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। जो हमारा एटॉम, यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लिया M4 एलिमेंट का नाम ले दिया,
और यहाँ पर जो भी वैल्यू बेटा लिखी जाएगी दैट हेयर वो हमारा एटॉमिक नंबर बताएगी, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो हमारा एटॉमिक मास बताएगी, और यहाँ पर ये एलिमेंट का नाम। तो इसी प्रकार हमने एग्जाम्पल में लिखा है कि 6 कार्बन 12, कार्बन हमारा एलिमेंट हो गया, 6 एटॉमिक नंबर हो गया, 12 एटॉमिक मास। उसी प्रकार सेम एलिमेंट लिया कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 13, और उसी प्रकार 6 कार्बन। आप देख रहे हो कि इन तीनों के अंदर हमारा एलिमेंट तो सेम है, दैट इज कार्बन, और उनका एटॉमिक नंबर 6 6 6 वो भी क्या है सेम, और जो अबोव द वैल्यू दिखा रखे 12 13 14 ये है इसका एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट भी सेम है, बट उसका मास क्या हो गया चेंज। तो हम इस एग्जाम्पल को किसका नाम देंगे बेटा आइसोटोप। सेम केसेज अनदर एग्जाम्पल 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। इन सिमिलर एग्जाम्पल यू सी हमारा जो एलिमेंट है वो फिक्स है क्या ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है ईच केस के अंदर वो क्या है हमारा 8, बट हमारा जो मास है वो चेंज हो गया 16 17 18। तो एटॉमिक नंबर तो सेम, एलिमेंट भी सेम, मास डिफरेंट। तो ये भी एग्जाम्पल किसका होगा भाई आइसोटोप, और सेम एग्जाम्पल है 1H1 1H2 1H3। तो इनमें से हम एक एग्जाम्पल को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल 6 कार्बन 12 6 कार्बन 13 6 कार्बन। जो हमारा 6 है इन सभी के अंदर वो हमारा एटॉमिक नंबर, नीचे की तरफ जो मैथमेटिकल वैल्यू हमारा एटॉमिक नंबर से होगा। और आप अच्छी तरह जानते हो इस बात को कि जिस सब्सटेंस का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर की संख्या जितनी होगी हमारे पास उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 6। यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ पर भी हमारे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 6। और आप अबोव द वैल्यू जो देख रहे हो एलिमेंट के ऊपर जो वैल्यू लिख रही है 12 13 14 ये हमारा किसको बताती है भाई एटॉमिक मास। ये भी किसको बताती है एटॉमिक मास, ये भी किसको बताती है एटॉमिक मास। अब आप ये भी अच्छी तरह जानते हो कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो किस किस का सम होता है प्रोटॉन प्लस। पहले केस के अंदर हमने कितना एटॉमिक मास लिया 12, और उसमें प्रोटॉन कितने थे 6, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 6। इसी प्रकार हम इस केस में हमारा कितना था एटॉमिक मास 13, प्रोटॉन 6, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी 7। इसी प्रकार इस केस में, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर और उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो प्रत्येक केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहे 6। तो अब आपने ये चेक कर लिया होगा कि जिस सब्सटेंस का जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, बट न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो रही है आपकी चेंज। तो न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो जाए और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहे तब हम उसको कह सकते हैं कि ये किसके एग्जाम्पल बेटा आइसोटोप। तो हमने ये एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम जो हमारे 2 एग्जाम्पल बच गए उसको भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। गुड बाय।